हम पिछले कक्षाओं में विद्युत आवेश और क्षेत्र वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर रहे थे। अब हम उसी से आगे लेते हैं और ये हमारा भाग 6 कहलाएगा। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति इससे पहले पढ़ चुके थे। तब आगे शुरू करते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब इसके लिए हम लेते हैं, जैसे उसमें लिए थे कि एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2a है। अब इसको लेने के पश्चात हम यहाँ पर ले लिए विद्युत द्विध्रुव a b। a में हम -q रखते हैं और b पर +q, और इसका जो मध्य बिंदु होता है O, और चूँकि निरक्षीय स्थिति जो होती है वो लंबवर्धक होता है, ऐसा करके इसीलिए r दूरी पर बिंदु P यहाँ पर ले लिए। ठीक है। अब आगे हम लेते हैं कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको आगे बढ़ने के लिए हम लेते हैं, तो जैसे हम बतलाए हैं कि एक एक बिंदु के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी के लिए को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं। तब पहला लेते हैं बिंदु A पर -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी को लेंगे बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको E1 लेंगे, तब हमें मिलेगा E1 बराबर 1/4 πε0 k। ये तो हमारा असर हो गया। और Q बटे क्या होगा, AP का स्क्वायर। A और P दूरी है, अतः क्या होगा, AP का स्क्वायर होगा। अब इसके दिशा के लिए कैसे लेते हैं, PA की दिशा में। दिशा के लिए हम बतलाए थे कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु पर एकांक धन आवेश की परिकल्पना करेंगे। तो यहाँ पर एकांक धन आवेश की परिकल्पना करेंगे तभी आकर्षित होगी, अर्थात जो E1 लिए हैं इसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से A की ओर। इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं PA की दिशा में। ठीक इसी तरह से हम बिंदु B पर क्या है, +q आवेश है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको E2 कहेंगे। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 πε0 k Q/BP का स्क्वायर। अब इसकी दिशा के लिए क्या देखेंगे, तब BP की दिशा में, तो BP की दिशा में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एकांक धन आवेश की परिकल्पना करोगे तब क्या हो जाएगा, वो प्रतिकर्षित होगी। क्योंकि यहाँ पर +q आवेश है इसीलिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी, E2 इस दिशा में हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, B से P की ओर। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 और E2 का परिणामी होगा। ठीक है, E1 और E2 में हमने देखा कि जो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो बिंदु P है वह A से भी उतनी दूरी पर है और B से भी उतनी दूरी पर है। तब इसको हम क्या लिखेंगे, AP बराबर BP, AP है, AP बराबर BP है। अतः क्या हो जाएगा, E1 और E2 क्या है, बराबर होगा। और बराबर होगा, अब इसके लिए बराबर जो रहता है, अब साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कोण PAB बराबर थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कोण PAB, यहाँ पर थीटा कोण है, तब यहाँ पर थीटा कोण है, तब E1 और E2 के बीच जो बनने वाला कोण है ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। तब आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि E1 और E2 के बीच 2 थीटा कोण बनेगा, और इन दोनों के आधार पर हम लेते हैं परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तब इसके लिए जैसे हम सदिश है ये, इसीलिए सदिश का लेते हैं
तब यहाँ पर एक सूत्र होता है, आप लोगों को 11वीं कक्षा में बतलाया जाता है कि अगर दो सदिश बराबर हो और दोनों के बीच का कोण थीटा हो, दो सदिश बराबर हो और दोनों के बीच का थीटा हो, तब परिणामी जो होता है r बराबर 2a cos थीटा बाई 2, ये सूत्र दिया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम देखें कि E1 और E2 क्या है, बराबर है, और उन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो क्या है, 2 थीटा है। इसीलिए बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वह E बराबर हो जाएगा 2E1 cos 2 थीटा अपान 2। क्लियर हुआ? ये इस जो सूत्र है, रेफरेंस सूत्र है, इस सूत्र को अप्लाई करना है। तब इस तरह से E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos 2 थीटा अपान 2। अब यहाँ पर हम चूंकि E1 के जगह E2 भी ले सकते थे क्योंकि दोनों तो बराबर है, सुविधा के लिए हमने E1 ले लिया। अब आगे यहाँ पर देखते हैं E बराबर 2, E1 का मान रखेंगे तब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान AP का स्क्वायर, और cos क्या हो जाएगा, ये दो दो कट गया तो थीटा हो गया। इस तरह से हमें सूत्र मिल जाता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान AP का स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे तब AP और cos थीटा का मान चाहिए हमें, तब इसके लिए हम डायग्राम में चलते हैं पुनः। तब इस डायग्राम को देखेंगे तब जैसे हम पहले बता चुके हैं A और B के बीच की दूरी क्या है, 2a है, और O मध्य बिंदु है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, A है, और हम O से जो P की दूरी है इसको R ले चुके हैं। तब निश्चित रूप से पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। तब जो AP की दूरी है वह क्या हो जाएगा, रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर थीटा है तो cos थीटा लेंगे तो cos थीटा का क्या होता है, सूत्र क्या होता है जी, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया है A और कर्ण क्या हो गया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तब इसी डायग्राम से हम रिजल्ट मिल जाता है, क्या रिजल्ट मिल गया हमें, AP बराबर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा बराबर मिल गया A बटा वर्गमूल R का वर्ग धन A का वर्ग। इस तरह से आसानी से ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन मानों को हमें इसमें रख देना है, तो इसलिए E इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और हो जाएगा ये Q अपान AP का वर्ग है, तो इसमें वर्गमूल हट गया, इसीलिए इसको ज्यों को त्यों लिख दिए, R का वर्ग प्लस A का वर्ग। और उसके बाद रखते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का जो मान है A अपान रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ज्यों को त्यों रख दिए। आगे यहाँ पर देखते हैं तब ये कांस्टेंट को अलग कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मिलता है 2QA यहाँ पर लिख दिए बटा, अब इन दोनों के यदि हम देखें तब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लेते हैं तब इसका घात 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये क्या है, वर्गमूल के अंदर है, मतलब इसका घात क्या है 1/2, तो 1 और 1/2 घातांकों के नियम से जुड़ जाता है, तब हमें मिलता है 3/2। इस तरह से R का वर्ग प्लस A का वर्ग का जो घात आएगा 3/2 आएगा। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का जो अवघूर्ण होता है P, तो P इक्वल टू होता है 2QA। तब इस तरह से जो इतना मान आया है इसके जगह आप लिख सकते हैं, आप P लिख देते हैं, तब इस तरह से फाइनल सूत्र मिल जाता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसकी घात 3/2। तब तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए फाइनल सूत्र हो गया कि इसके लिए तीव्रता के परिमाण के लिए, अर्थात बिंदु P पर तीव्रता इतनी होगी। अब बात आता है दिशा के लिए, तो सदिश रूप के लिए या दिशा के लिए देखें तो चित्र से हमें क्या देखेगा, E की जो दिशा होगा, चित्र पर आगे फोकस करते हैं, तब चित्र में देखते हैं तो ये जो E है E1 प्लस E2 जो आया है, इसकी दिशा हम देखते हैं, तब क्या हुआ, ये जो विद्युत द्विध्रुव का जो अवघूर्ण है P, उसके क्या है विपरीत में है। चूंकि अवघूर्ण की दिशा के लिए हम बतलाए थे -Q से +Q होता है, तो P की दिशा इस दिशा में होगा, और चूंकि यहाँ पर E की जो दिशा आया वो ऐसा करके इस दिशा में हुआ, मतलब B से A की ओर, अर्थात +Q से
माइनस की ओर और इसके समानांतर, अर्थात जो विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P, उसके तो समानांतर तो होता है लेकिन उसके विपरीत होती है। इसीलिए हम सदिश रूप में लिखेंगे, तब हमारा सूत्र क्या मिल जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, अर्थात P के विपरीत होगा। जो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P कॉन्सेप्ट में लिए हैं उसके विपरीत होगी। इसीलिए जो ई सदिश रूप में लिखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा विपरीत के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर P पर वेक्टर लगा दिए, वेक्टर P बटे क्या हो जाएगा R का वर्ग धन A का वर्ग इसकी घात 3/2। तीसरा से सदिश रूप के लिए भी आप सूत्र को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोजीशन अलग अलग स्थितियों के लिए देखते हैं। स्थिति के लिए आगे हम बढ़ते हैं, तब आ जाएगा स्थिति पहला, यदि A इज द वेरी वेरी लेस देन R, अर्थात जो विद्युत द्विध्रुव है वो बहुत अल्प है, वैसे भी कॉन्सेप्ट अल्प के लिए है। तब इस स्थिति में देखते हैं, तब A को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तब छोड़ेंगे, तब इसी सूत्र पर आगे जाते हैं। ये जो हमारा मूल सूत्र निकला है, इस सूत्र पर जाएंगे तो इस A को नेगलेक्ट करोगे ये R का स्क्वायर आएगा और इस पर घात कितना लग जाएगा 3/2, तो और 2 और 2 कट गया तो मिला क्या R की घात 3। तो इस तरह से हमारा जो सूत्र बन गया, क्या बन गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटा R का क्यूब। चाहो तो इसको भी सदिश रूप में लिखेंगे, तब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा देंगे और P के ऊपर वेक्टर, इस तरह से सदिश रूप में हो जाती है। तब आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे हमारा अगला पॉइंट जो आ जाता है, जो दो स्थितियां लिए हैं, अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति। तब इन दोनों स्थितियों में हम तुलना करते हैं। तो तुलना करने के लिए क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। तब यहाँ पर छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए तुलना करते हैं, बड़े के लिए थोड़ा तुलना करना कठिन हो जाती है। इसीलिए हम लेते हैं, मान लो हमारे पास एक छोटा सा विद्युत द्विध्रुव है AB, ये भी माइनस क्यू और प्लस क्यू अवश्य बना ही रहेगा। और मान लो इसके मध्य बिंदु O से हम लेते हैं अक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु है P, और निरक्षीय स्थिति में लेंगे तो ये भी R दूरी पर है, P को यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। तब इन दोनों बिंदुओं पर हम तुलना करेंगे, दूरी समान है लेकिन स्थिति अलग अलग है, तब कितना मिलेगा। तब इसके लिए लेते हैं अल्प वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो अक्षीय स्थिति के लिए हम जो निकाले हैं सूत्र क्या होता है, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटे R का क्यूब। इसीलिए हमारा सूत्र आ जाता है E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपान R का क्यूब। ये पहला समीकरण हो जाएगा हमारा। ठीक इसी तरह से मध्य बिंदु से अर्थात R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, इसको E2 मान लेते हैं। तब ये निरक्षीय स्थिति यहाँ पर है E2, तो इसके लिए क्या हो जाता है, परिमाण में देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P बटे R का क्यूब। तब इस तरह से देखते हैं E2 को मान लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान R क्यूब। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को देखते हैं। मान लो हम क्या करते हैं, E1 में E2 का भाग देते हैं, तो ये इतना राशि इतनी राशि से कट गया, P से कट गया, R क्यूब से कट गया, सेम पोजीशन पर है इसीलिए। तो बचा कि इतना, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 2/1 होगा, जिसको हम क्या लिखते हैं 2। तो इस तरह से E1 बटे E2 बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसको पक्षांतर कर दोगे तब E1 बराबर क्या होगा 2E2। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट अवधारणा आ जाती है कि अक्षीय स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का दुगुना होता है। क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों में बहुत अंतर होता है, और इसके आधार पर आप 3 पॉइंट में अंतर लिख सकते हैं, 3 बिंदुओं पर, इसको खुद लिखोगे तो 3 बिंदुओं पर मैं इसमें खाली बोलकर बतला रहा हूँ। पहला बिंदु क्या रहता है, पोजीशन के लिए। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है,
विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर होती है, जबकि निरक्षीय स्थिति क्या होती है, लंबवर्धक। लंबवर्धक शब्द को ध्यान में रखोगे, 9वीं 10वीं में ध्यान नहीं देते हो गणित में, इसीलिए फिजिक्स कहूँ बहुत कठिन होता है। लंबवर्धक मतलब किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने वाली लंबवत रेखा, तब इसको क्या कहते हैं, लंबवर्धक परिस्थिति होती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दिशा के लिए देखते हैं। तो दिशा के लिए क्या होता है, अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर रहेगा तब उसके लिए P की दिशा में होती है, अर्थात -q से +q की दिशा में। जबकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वो अक्ष के समानांतर तो होगी लेकिन +q से -q पर होती है। इस तरह से दोनों स्थितियों पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। और तीसरा पॉइंट जो अभी हम बतलाए हैं उसको ले सकते हो, क्या होती है, अक्षीय स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का दुगुना होता है। सेंटेंस को बदलोगे तब यहाँ पर दुगुना की जगह आधा आएगा। क्या लिखोगे, निरक्षीय स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का आधा होता है। इस तरह से 3 पॉइंट में अंतर अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हम तो सीधे सीधे निकाल लिए, लेकिन अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहता है, जो विद्युत द्विध्रुव रहेगा तो उसके आसपास तो बहुत सारे बिंदु रहेंगे, और बहुत सारे बिंदु रहेंगे तो किसी भी बिंदु पर निकालना पड़ेगा। तो किसी भी बिंदु पर कैसे निकालेंगे, तब इसके लिए हम आगे लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अर्थात अब हम कोई भी बिंदु पर लेंगे तो कोई भी बिंदु कैसे होगा, तो उसी तरह से आगे हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। ये क्लियर हो गया। डायग्राम में आप आगे ध्यान दोगे, ए और बी क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव है, किससे बना है, -q और +q आवेश से, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2a है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कोई भी एक निरपेक्ष बिंदु लेते हैं। कहाँ पर ले लिए हम निरपेक्ष बिंदु, यहाँ पर ले लिए, क्योंकि दूरी को कहाँ से हमेशा मध्य बिंदु से लेते हैं, इसीलिए बिंदु O से कितने दूरी पर ले लिए, r दूरी पर P को ले लिए। अब चूंकि ये निरपेक्ष बिंदु है, पहला क्या था, अक्षीय और निरक्षीय था तो फिक्स था, वो समानांतर होता था और लंबवत होता था। यहाँ पर अब चूंकि निरपेक्ष बिंदु है इसीलिए हम लेते हैं कि जो R है वह जो AB है उसके साथ थीटा कोण बनाती है। अब चूंकि यहाँ पर AB थीटा कोण बनाती है इसीलिए P के जो बिंदु P लिए हैं इसकी जो पोजीशन है उसको r थीटा के रूप में ले सकते हैं। तब ये बिंदु P है, इसका जो निर्देशांक r थीटा ले सकते हैं, अर्थात AB के साथ r कोण थीटा कोण बनाती है और दूरी कितना है, r है। अतः आगे हम लेते हैं कि इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लिखेंगे कैसे ये, तो इस द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब बिंदु P की स्थिति r थीटा है, अर्थात O से r दूरी व AB से, तो AB मतलब क्या होगा, P। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, जो विद्युत द्विध्रुव है आघूर्ण, तो P इक्वल टू क्या होता है, 2QA, और इसकी दिशा क्या होती है, AB की दिशा में होती है। ये अलग से अंडरस्टैंड समझने वाली चीज है। AB -q से +q होता है। तब इस तरह से लेते हैं कि AB से अर्थात वेक्टर P से, तो ये P पॉइंट नहीं है ना, ये याद रखना है, ये क्या चीज़ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल p लेते हैं, वेक्टर डालते हैं ये, तो AB से कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तब जो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके 2 घटक ले सकते हैं। कैसे घटक लेंगे, ये P की दिशा हो गया, इसके
दो घटक अब कैसे लेंगे, दो घटक लेते हैं, एक थीटा की दिशा में तो क्या होगा पी कॉस थीटा, और एक लंबवत दिशा में लेते हैं तो क्या होता है पी साइन थीटा। इसी घटक को तुम लोगों को समझना है। जो पी की दिशा होती है, ये ए और बी पी की दिशा है, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं आर की दिशा में लेंगे तो थीटा कोण बन रहा है, इसीलिए पी कॉस थीटा, और इसके लंबवत दिशा में ले लिए तब क्या हो गया वो पी साइन थीटा। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं दो घटक ले सकते हैं पी कॉस थीटा, तो ये ओ पी की दिशा में होगा, और दूसरा जो घटक होगा पी साइन थीटा वो क्या हो गया ओ पी के लंबवत दिशा में। सदिशों का जो वियोजन होता है और उस तर्क से आप निकाल सकते हो इसको। अब आगे यहाँ पर लेते हैं, अब बिंदु P, इस बिंदु को देखेंगे तब ये P साइन थीटा और P cos थीटा के सापेक्ष कौन कौन सी स्थिति पर है। तो देखते हैं कि P cos थीटा ऐसा है ये, तो P cos थीटा को हम आधार लेते हैं तो ये जो बिंदु P है वो क्या होगा अक्षीय स्थिति में होगा, ये बढ़ाए गए अक्ष पर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि बिंदु P घटक P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, अतः इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P cos थीटा r³। तो P की स्थान पर P cos थीटा लेंगे, क्योंकि ए बी को लेते थे उस समय P लेते थे, अब यहाँ पर इसको ले रहे हैं P cos थीटा को, इसीलिए यहाँ पर P cos थीटा आ जाएगा और 2 का 2 लग जाएगा r³, और इसकी दिशा क्या हो जाएगा OP की दिशा में होगी। OP की दिशा में क्यों होगी, चूँकि हम जानते हैं अक्षीय स्थिति में P की दिशा में होती है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होती है, इसीलिए इसकी दिशा क्या होगा O से P की ओर E1 की ओर हो गया। अब आगे लेते हैं बिंदु P पर घटक P साइन थीटा के सापेक्ष कौन सी स्थिति पर है, ये निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में है। क्लियर है, ये निरक्षीय स्थिति में है, P साइन थीटा है, और बिंदु P को देखेंगे तब ये निरक्षीय स्थिति में है, क्योंकि ये तो लंबवत घटक है तो 90 इसका कोण बनेगा, तब इसमें क्या कहेंगे निरक्षीय स्थिति में है। तो निरक्षीय स्थिति में, अतः इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 को लेंगे, ध्यान दो तो E2 = क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P साइन थीटा r³, अर्थात यहाँ पर निरक्षीय स्थिति के लिए केवल P होता है, इसीलिए P साइन आ गया। अब इसकी दिशा OP के लंबवत होगा, तो OP के लंबवत, तो यहाँ पर जो OP दिशा लिए है इसका लंबवत इस दिशा में होगा कि इस दिशा में होगा, तो इसको कैसे कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में प्लस से माइनस होता है, इसीलिए दिशा क्या होगा इसी दिशा में होगी, अर्थात यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हो E2। तो इस तरह से क्या मिल गया हमें E1 और E2 मिल गया, और चूंकि ये तो दोनों परस्पर लंबवत है, तब इस तरह से हम देखते हैं कि E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब इसके लिए आपको जो सदिश का जो कॉन्सेप्ट होता है R = क्या होता है, अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हो तब क्या होता है A का वर्ग प्लस B का वर्ग √, ये सूत्र आपको पढ़ाया जाता है 11वीं कक्षा में, तो इसीलिए इसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो E = √E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, E1 E2 जो निकाले हैं उस मान को रख दो, तो E1 का मान निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P cos थीटा r³, इसके पूरे का वर्ग, प्लस का प्लस रख दिए। यहाँ पर E2 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P साइन थीटा, थोड़ा सा इसमें सुधार हो गया, साइन थीटा है P साइन थीटा बटे r³ इसका वर्ग। अब आगे यहाँ पर देखना है, ये प्लस है तो कॉमन चीज़ें रहेगी, उसको निकाल कर सीधे वर्गमूल के बाहर कर देते हैं, तब यहाँ पर P है वर्ग है, यहाँ पर P है वर्ग है, तो इसको कॉमन निकाले और उसको वर्गमूल किए तो ये सिंपल P मिल गया। ठीक इसी तरह से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये भी वर्ग होगा,
इसमें भी है, इसीलिए कॉमन निकला पहले और वर्गमूल के बाहर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के निकल गया। आर क्यूब भी दोनों में है, इसीलिए आर क्यूब भी बाहर निकल गया वर्गमूल के बाहर। अब अंदर क्या बचा, तो यहाँ पर देखते हैं 2 बचा और कास थीटा, इसीलिए क्या लिखेंगे 2 का वर्ग कर दिए तो 4 हो गया, 4 कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बचा हमें साइन थीटा बचा है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो गणित का रूप होता है, ये 4 कास स्क्वायर थीटा है, इसको 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लेंगे तो एक कास स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बनता है 1, इसीलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं वर्गमूल 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से आसानी से इसको आप निकाल सकते हो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, लेकिन ये निरपेक्ष स्थिति को हम सीधे सीधे पहले नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे, जैसे हमने बतलाया कि हम अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के सूत्र का उपयोग किए हैं। हाँ, आगे हम कंडीशन लगाकर हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन में ले सकते हैं। अब आगे लेते हैं दिशा के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो दिशा के लिए आगे चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, तब क्या हो जाता है इस चित्र में, ये जो परिणामी दिशा है ई, मान लो ये E1 से अल्फा कोण बनाती है, तो अल्फा कोण बनाती है, तब इसके लिए कितना होता है सूत्र आप जान चुके हो, सदिशों का जो सूत्र होता है अल्फा कोण बनाती है, उसी सूत्रों को हम अप्लाई करेंगे। अगर दोनों परस्पर लंबवत है तो सीधा B/A होता है, इसीलिए लेते हैं माना जो E है वह E1 से अल्फा कोण बनाती है, अतः tan अल्फा बराबर लेंगे E2/E1, E2/E1 लेंगे तब E2/E1, तो E2 का आपको सूत्र ये है, E1 का सूत्र यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों में देखेंगे तो कितना का अंतर है, साइन थीटा कास थीटा और 2 का, तो इसीलिए हमारा सूत्र बाकी चीज़ें कट जाती है, मिलता है साइन थीटा बटे क्या होता है 2 कास थीटा, इसीलिए tan अल्फा इक्वल टू लेंगे, तब हो जाता है साइन बटे कास का tan थीटा हो गया और इसको 1/2 लिखते हैं। तो इस तरह से दिशा के लिए हो जाता है आपका यहाँ पर सूत्र tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1/2 tan थीटा। आगे हम यहाँ पर लेते हैं स्थितियाँ लेते हैं, अक्षीय स्थिति के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है 0, अर्थात P के साथ जो कोण बनता है वो 0 होता है, तब इसी सूत्र में रखेंगे तो cos 0 का क्या हो जाता है, cos 0 का 1, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 करोगे तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 का वर्ग 1 हो गया, तो ये 3 बचा और ये 1, इस तरह से ये तो जो रहेगा √3 + 1 अर्थात 4 आ गया √, और √4 मतलब 2, इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपान क्या होता है r का क्यूब अक्षीय स्थिति के लिए, और ऐसा सूत्र पहले भी निकाला जा चुका है। निरक्षीय स्थिति के लिए देखेंगे तब निरक्षीय जो स्थिति पर जो स्थित बिंदु P है वह अक्ष अर्थात P से 90 अंश का कोण बनाता है, इसीलिए थीटा बराबर 90 रखेंगे। इसी सूत्र में आप थीटा का 90 रखोगे तभी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, cos 90 में से 0 तो बचा 1, तो 1 का वर्गमूल 1, तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P/r³। तीसरा से निरक्षीय स्थिति के लिए भी छोटे द्विध्रुव के लिए सूत्र निकाल चुके हैं, वही सूत्र यहाँ पर भी आ जाती है। तब इस तरह से हम किसी भी जर्नल या विस्तार रूप से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से हम जर्नल स्थिति से हम क्या कर सकते हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए भी सूत्र निकाल सकते हैं, और ये सूत्र आसानी से आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम आज इस चैप्टर के लिए इतना ही लेते हैं। अगला जो हमारा कालखंड बनेगा वह कालखंड रहेगा के लिए अगला क्लास में आप आएंगे, इसी चैप्टर का होगा विद्युत आवेश और क्षेत्र भाग 7 के नाम से लिया जाएगा, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र
पढ़ चुके हैं। और एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल, आघूर्ण, कार्य व स्थितिज ऊर्जा। देखो अभी हम जो पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, अब यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र पहले से रहेगी और इसी क्षेत्र में हम किसको रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को। तब उस पर क्या होगा, बल युग्मा अप्लाई होगी, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। अगर उसको घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा या कार्य की प्राप्ति हो सकती है, और उसकी स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही बस।